प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सद्देव मौर्य जनता विद्यालय इंटर कॉलेज महनाजपुर की ऑनलाइन मैथमेटिक्स कक्षाओं में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह का परिवर्त आव्यूह के कुछ गुण, और उसके बाद जानेंगे सममित आव्यूह क्या होता है, विषम सममित आव्यूह क्या होता है, और इनसे संबंधित कुछ प्रमेयों को भी यहाँ निगमित किया जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आव्यूह का परिवर्त किसे कहते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी आव्यूह के पंक्तियों और स्तंभों का परस्पर विनिमय करने से प्राप्त आव्यूह को परिवर्त आव्यूह कहते हैं। इसे एटी या ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। एटी माने वही ट्रांसपोज ऑफ ए। प्रतीकात्मक रूप से यदि a इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन हो तो a डैश इक्वल टू ए जे आई एन क्रॉस एम होगा। अर्थात यदि कोई एक आव्यूह है और हम उसके पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो इस प्रकार से जो विनिमय से हमें आव्यूह प्राप्त होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परिवर्त आव्यूह बोलेंगे। और हम उसे प्रतीकात्मक रूप से कैसे लिखेंगे, यदि मान लिया हमारे पास m क्रॉस n का कोई एक आव्यूह है तो हमने माना कि यदि a इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस n का है तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वह ए जे आई, देखिए यहाँ पर ये j आ गया पहले, आई चला गया उधर, और यहाँ ऑर्डर भी उसका चेंज हो गया, m क्रॉस m होगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, a इक्वल टू 2 3 4 1 2 1 2, चलिए इतना ही लेते, एक आव्यूह ये हो गया। तो इसका जो ट्रांसपोज होगा, आप किसी एक ही का विनिमय करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने ये जो कॉलम है इस कॉलम को हम किसमें बदलेंगे, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में चेंज कर देंगे। देख लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2 1। अब इसी तरह से सेकंड कॉलम को सेकंड रो में रिप्लेस कर देते हैं 3 2, और थर्ड कॉलम को थर्ड रो में कर देते हैं 4 1। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आप और भी एग्जांपल लेके कर सकते हैं, वो बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए a इक्वल टू आ गया आपके पास a b c d e f g h i, तो इसका जो a का ट्रांसपोज होगा वो होगा, आप इसको बदल लीजिए। चलिए अभी तो हमने यहाँ कॉलम को रो में बदला, अब की बार हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में बदल के दिखाते हैं। ये हो जाएगा a b c, और देखिए फर्स्ट रो रिप्लेस फॉर फर्स्ट कॉलम, ये हो गया फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम बदल गया। अब सेकंड रो हो जाएगा डी ई एफ, सेकंड रो सेकंड कॉलम बदल गया। अब थर्ड रो जो है जी एच आई, ये थर्ड कॉलम में बदल गया। इस तरह से बच्चों हम लोग किसी आव्यूह का परिवर्त निकाल सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि आव्यूहों के परिवर्तों का कुछ गुण। पहली प्रॉपर्टी है बच्चों, a का ट्रांसपोज का भी अगर ट्रांसपोज किया जाए तो इसकी वैल्यू आएगी a। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a का डैश इज इक्वल टू a। दूसरी प्रॉपर्टी है k टाइम्स अगर a है और इसका ट्रांसपोज कर दिया जाए तो कांस्टेंट पे ट्रांसपोज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज लग जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी है कि a प्लस b, या प्लस हो या माइनस हो, इन सबका यदि हम यहाँ पर ट्रांसपोज करें तो हो जाएगा a डैश प्लस माइनस b डैश। और चौथी प्रॉपर्टी थोड़ा ध्यान देने वाली है, ये वाली, कि a इंटू बी का ट्रांसपोज
इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज होता है। इस तरह से परिवर्त आव्यूह के आपने 4 गुणों को देखा। थोड़ा ये वाला हम लगाएंगे, बार बार लगेगा, कहीं कहीं सब तो लग ही जाएगा। अब हम परिवर्त आव्यूह के गुण को जानने के बाद ये जानेंगे कि सममित आव्यूह क्या होता है और विषम सममित आव्यूह क्या होता है। चलिए देखते हैं इधर। सममित आव्यूह, तो बच्चों हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि यदि किसी वर्गाकार आव्यूह, बात किसकी होगी, वर्गाकार आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या निकलता है, वर्गाकार आव्यूह का। यदि किसी वर्गाकार आव्यूह का ट्रांसपोज लेने पर पुनः वही आव्यूह प्राप्त हो जाए तो हम ऐसे आव्यूह को सममित आव्यूह बोलते हैं। माने यदि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो तो इसे, तो ए को सममित आव्यूह कहते हैं। अच्छा, प्रतीकात्मक रूप से इसको कैसे लिखेंगे, कि यदि A इज इक्वल टू ए आई जे, मान लीजिए यम क्रॉस यम का कोई वर्गाकार आव्यूह है, तो ए आई जे इक्वल टू, सॉरी यहाँ इस पर रहेगा ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। आई और जे के सभी मानों के लिए नियम लागू होगा। अब जैसे देख लेते हैं, जैसे a इक्वल टू मान लिया 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 और थोड़ा यहाँ पर मान लीजिए कर लेता हूँ 8, यहाँ पे 2 3 6। अच्छा देखिए, अगर हमें मैट्रिक्स का हमें ये पता करना है कि वो सममित है कि नहीं, तो हम एक ऐसा अपने मन से एग्जाम्पल लेंगे। जैसे देख रहे हैं ना, मुख्य विकर्ण, ये विकर्ण हो गया, विकर्ण में कुछ भी अवयव लिख दीजिए, लेकिन विकर्ण के ऊपर वही अवयव लिखिए। क्या लिखा, 2 3 6, तो विकर्ण के नीचे भी यही अवयव लिख दीजिए, 2 3 6 ऐसे। ये रो वाइज जा रहा है, ये कॉलम वाइज जा रहा है, ये रो वाइज जा रहा है, ये कॉलम वाइज। तो ऐसे मैट्रिक्स हमेशा सममित होते हैं। कैसे मैट्रिक्स, जिनके विकर्ण के ऊपर वही अवयव हों जो विकर्ण के नीचे। तो आप देख सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, करके देख लीजिए, फिर से ही आ जाएगा। आप यहां इसको मान लीजिए, हम इस कॉलम को रो में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1 2 3, फिर इस कॉलम को कर रहे हैं 2 5 6, 3 6 8। आप देख सकते हैं फिर से वही आ गया, माने विच इक्वल टू ए का ट्रांसपोज के बराबर आ गया। अतः ये जो ए है यह क्या है, सममित आव्यूह। ठीक है ना। थोड़ा सममित आव्यूह को लेते समय बात ध्यान रखिएगा कि डायगोनल के ऊपर जो भी अवयव है वैसे ही अवयव नीचे होने चाहिए, तो निश्चित रूप से वह सममित आव्यूह का एग्जाम्पल हो जाएगा, वर्गाकार रहेगा। अब आइए देखते हैं विषम सममित आव्यूह क्या होता है। विषम सममित आव्यूह, हम लोग इसको बोलते हैं स्क्यू
मैट्रिक्स अब इसकी भी परिभाषा ऐसे ही है, थोड़ा अंतर है इसमें कि यदि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए हो तो ए को विषम सममिताभ्यु कहते हैं। अव्यव कहते हैं। अन्य शब्दों में A इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एम हो तो ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए आई जे। आई इक्वल टू जे के लिए ये हो जाएगा ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई। इसको इधर कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 2ii इक्वल टू 0, दैट इज ए आई आई इक्वल टू 0। इसका अपना एक स्वयं में अर्थ है। ए आई आई मतलब ए और ये दोनों जब सेम होंगे तो यह विकर्ण अवयव को प्रदर्शित करता है, अर्थात अगर कोई विषम सममिताभ्यु है तो अवश्य ही उसका विकर्ण अवयव क्या होगा, शून्य होगा। किसी भी विषम सममिताभ्यु के विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं और विषम सममिताभ्यु भी वर्गाकार अवयव का ही निकाला जाता है। जैसे a इज इक्वल टू मान लिया 0 1 2 और -1 0 3 और यहाँ भी हो जाएगा आपका -2 यहाँ तो 0 ही रहेगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं -3। तो a का ट्रांसपोज आ जाएगा ये 0 -1 -2 और 1 0 -3 2 3 0। अब हम क्या करेंगे, a के ट्रांसपोज उसमें से मैट्रिक्स में से माइनस को कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉमन हो गया, 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 और 0। आप देख सकते हैं कि यह पुनः हमें मैट्रिक्स A प्राप्त हो गया। ये देख लीजिए A। अब लिख सकते हैं A का ट्रांसपोज इक्वल टू -A। अतः ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग, ऐसे अवयव को क्या बोलेंगे, विषम सममिताभ्यु बोलेंगे। आप भी यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ डायगोनल की सारी एंट्री क्या है, 0 और डायगोनल के माने विकर्ण के ऊपर जितने भी अवयव है नीचे भी उतने ही अवयव है, वही अवयव है, लेकिन इसमें सब में क्या लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ। सममिताभ्यु में भी नीचे वही अवयव थे लेकिन माइनस का चिन्ह लगा हुआ नहीं था। ये दोनों में अंतर है। इस तरह से विषम सममिताभ्यु को आपने देखा। अब बच्चों हम लोग एक छोटा सा प्रमेय यहाँ पर देखेंगे। आइए उसको मैं लिखता हूं बोर्ड पर। यह एक प्रमेय है। किसी वास्तविक अवयवों वाले वर्गाकार आव्यूह ए के लिए a प्लस a डैश
एक सममिताभ्युह और a माइनस a डैश एक विषम सममिताभ्युह होगा। सममित अभ्युह होता है। ठीक है, तो आइए अब इसका हम लोग प्रूफ करते हैं। इसका जो निगमन है, उत्पत्ति इसको बोलते हैं। इसके प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे, हमें प्रूफ करना है कि जो a माइनस ए डैश है वह विषम सममित होगा और a प्लस ए डैश है वह सममित होगा। तो बच्चों हम जानते हैं कि हम सममित और विषम सममित अवयव कैसे चेक करते हैं। अगर मान लीजिए किसी अवयव a का, वर्गाकार अवयव a का ट्रांसपोज लिया जाए और वही मैट्रिक्स मिल जाए तो इसका मतलब वो सममित है। और किसी मैट्रिक्स a को लिया जाए, उसका ट्रांसपोज लिया जाए, अगर वो -a के बराबर होता है तो वो विषम सममित है। इसी गुण का प्रयोग करके हम इसको सिद्ध कर देंगे। चलिए आइए देखते हैं। a प्लस ए डैश का हमने ट्रांसपोज कर दिया, परिवर्ताभ्युह निकाल दिया। तो अभी हमने गुण में आपको पढ़ाया, तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। उसी गुण से हमें ये प्राप्त हुआ, ए ट्रांसपोज प्लस ये दो बार ट्रांसपोज होगा तो एक आ जाएगा ए डैश प्लस ए। अब चूंकि अवयवों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसलिए हो जाएगा ए प्लस ए डैश। आपने देखा कि हमने a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज निकाला इसका। अगर हम इसको मैट्रिक्स x मान ले तो x डैश का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, x के बराबर आ गया। अतः a प्लस ए डैश क्या है, सममिताभ्युह। इसलिए a प्लस ए डैश एक इसी तरह से आप देखेंगे और a माइनस ए डैश का भी ट्रांसपोज ले लीजिए, तो हो जाएगा ए डैश माइनस ए डैश का डैश, तो यहाँ आ जाएगा ए डैश माइनस ए डबल डैश का करेंगे तो एक बार हो जाएगा प्रॉपर्टी से। अब हम इसमें से माइनस को कॉमन कर लेते तो क्या आएगा, a माइनस ए का डैश। ध्यान से देखेंगे तो ये क्या आ गया, अगर हम इसको माने कुछ देर के लिए y, तो y का डैश किसके बराबर आ गया, y के बराबर आ गया। ठीक है ना, तो आप यहाँ लिख सकते हैं a माइनस ए डैश का डैश इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका a माइनस ए डैश। अर्थात ये अगर इसको आप y मानो तो y का डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस y। ऐसा कहाँ होता है, विषम सममिताभ्युह में ऐसा होता है। अतः a माइनस ए डैश एक क्या है, विषम सममिताभ्युह है, यहाँ पे लिख लेंगे। इसलिए a माइनस ए डैश एक विषम सममित अभ्युह है, विषम सममिताभ्युह है। ये वहां मैंने लिख दिया, ऐसे साइड में लिख दिया विषम सममिताभ्युह है। तो इस तरह से आपने देखा किसी वर्गाकार अवयव के लिए a प्लस ए डैश सममिताभ्युह और a माइनस ए डैश विषम सममिताभ्युह होता है। अब इससे संबंधित एक और प्रमेय है कि हम किसी भी वर्गाकार अवयव को एक सममिताभ्युह और एक विषम सममिताभ्युह में तोड़ सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं। कैसे, जरा उसको भी देख लीजिए। किसी वर्गाकार अवयव A को सममित एवं विषम
समित आव्यूह में लिखा जा सकता है। वो कैसे, इसका भी उत्पत्ति आप लिख लीजिए। ये छोटा सा है, बहुत छोटा सा, जैसे a को हम ऐसे लिख सकते हैं a/2 प्लस a/2, ठीक है। अब हम इसमें a'/2 जोड़ देते हैं और a'/2 घटा देते हैं, ठीक है ना। तो a इक्वल टू हो जाएगा a/2 और माइनस वाले को या पहले प्लस वाले को उसके साथ ले लेते हैं a'/2, मैंने मैं इसको और इसको साथ में लिख दिया। प्लस ये हो जाएगा आपका a/2 माइनस a/2, ऐसे कर लीजिए। तो a इक्वल टू, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a प्लस a'/2 प्लस आप इसको लिख सकते हैं a माइनस a'/2। तो अभी अभी आपने पीछे सिद्ध किया कि यह सममित होता है, ये सममित होता है और ये विषम सममित होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि यह सममित और प्लस विषम सममित। तो इस तरह से आपने देखा किसी वर्गाकार अवयव को हम सममित और विषम सममित अवयव में तोड़ सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि यदि a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो तो हमें इसे दो अवयवों के योग में प्रकट करना है, जिसमें से हमारा एक अवयव रहेगा सममित और दूसरा रहेगा विषम सममित। ये आपका क्वेश्चन है कि इसे दो सममित अवयव, एक सममित अवयव और एक विषम सममित अवयव में इसको आप विभक्त करके लिखिए। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई a एक वर्गाकार अवयव है तो a प्लस a'/2 एक सममित अवयव और a माइनस a'/2 एक विषम सममित अवयव होता है। तो हम मान लेते हैं कि माना, पहले तो इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। चलिए a ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 4 7 2 5 8 और हो जाएगा 3 6 9। तो हम ये देख लेते हैं कि हम मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स हमारा है x इज इक्वल टू a प्लस a'/2, ठीक है, और अवश्य ही y इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस a'/2, ठीक है। ये हमारा सममित होता है और ये हमारा विषम सममित होता है, मैंने पीछे भी बताया आपको। तो सबसे पहले चलिए ये और ये निकाल के जब जोड़ेंगे तो हमें फिर से ये मैट्रिक्स मिल जानी चाहिए, ऐसा हमें करके दिखाना है। देखते हैं, आइए। ये हो जाएगा a प्लस a'/2 निकल जाएगा तो 1/2। देखिए a और a' का सम कर दीजिए, a और a' का क्या कर दीजिए सम करके मैं डायरेक्ट नहीं लिख दे रहा हूँ। ये 1 1 2 वैसे ही सबको जोड़ लीजिए। फिर ये 4 2 6 हो जाएगा, फिर 7 3 10 हो जाएगा, ये 4 2 6 हो जाएगा, ये 5 5 10 हो जाएगा, ये 8 6 14 हो जाएगा, फिर ये 7 3 फिर से 10 हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा और 9 9 18 हो जाएगा। इसमें जब 2 की भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 3 5 और हो जाएगा 3 5 7 और हो जाएगा 5 7 9। ये आ गया आपका कौन, x आ गया। ये कौन है बच्चों, x आ गया हमारा, x माने ये। अब हम y को निकालते हैं। y इक्वल टू क्या है a माइनस a'/2। तो हम देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 a माइनस a'। अब हमें क्या करना है 1/2 को यहाँ लगाना है और a में से a' के अवयवों को घटाना है। तो 1 में से 1 गया तो ये 0 हो जाएगा, फिर 2 में से 4 गया -2 हो जाएगा, 3 में से 7 जाएगा -4 हो जाएगा। वैसे सबको घटा लेना है। यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ तो फिर से 0 हो जाएगा, यहाँ -3 हो जाएगा, सॉरी ये 6 में से हट जाएगा -2 हो जाएगा, और 7 में से 3 जाएगा 4 हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा 2 हो जाएगा, 9 में से 9 जाएगा 0 हो जाएगा।
अब अंदर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो मिलेगा 0 -1 -2 1 0 -1 2 1 0। ये हमारा y मिला हुआ है। इस y और x को मुझे जोड़ के दिखाना है कि यह किसके बराबर आ जाएगा, a के बराबर आ जाएगा। तो इसी जगह जोड़ देते हैं x प्लस y, दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ के देख लीजिए। तो ये y आपका दिख ही रहा है, x यहाँ दिख रहा है। तो 1 में 0 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ ही जाएगा। 3 में इसको जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा। 5 में इसको जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा। फिर 3 में 1 को जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह से 5 में 0 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा और 7 में -1 को करेंगे तो 6 आ जाएगा। और ये 7, यहाँ 8 और यहाँ 9 हो जाएगा। इस तरह से ये क्या हुआ, आपका मैट्रिक्स ए हुआ। इस तरह से हमने देखा कि किसी दिए गए मैट्रिक्स को एक सममित और विषम सममिताव्यूह में आप कैसे विभक्त करके लिख सकते हैं। बच्चों अब हम देखेंगे व्युत्क्रम आव्यूह और व्युत्क्रमणीय आव्यूह की परिभाषा। व्युत्क्रमणीय आव्यूह, इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्टिबल मैट्रिसेस। जैसे यदि ए यम कोटि का वर्गाकार आव्यूह हो और यदि किसी ऐसे बी का, बी एक वर्गाकार आव्यूह है, ऐसे बी का अस्तित्व हो कि ए बी इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। ए में बी का गुणा किया जाए और बी में ए का गुणा किया जाए तो दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आए हो तो बी को ए का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं। बी को ए का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं। इसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है, ऐसी दशा में जो हमारा आव्यूह ए है वह व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा। मैंने तो इसके अंदर किसकी परिभाषा बताई, व्युत्क्रम आव्यूह की बताई। और अब जाके हमारा जो ए होगा वो क्या कहलाएगा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा। इसके लिए हम लोग ये भी बात देख सकते हैं कि यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगा। तो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या होंगे, व्युत्क्रम होंगे। और तब जाके मैट्रिक्स ए को हम लोग क्या बोलेंगे, व्युत्क्रमणीय आव्यूह बोलेंगे। आप थोड़ा परिभाषा में ये ध्यान रखिएगा ये चीज, ए बी इज इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई अगर हो जाता है तो ऐसे में हम बी को ए का व्युत्क्रम आव्यूह बोलते हैं, इसे बी इक्वल टू ए इनवर्स द्वारा लिखते हैं। और हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि बी की जगह ए इनवर्स आई गया तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई आ जाएगा।
अतः इस तरह से हमने व्युत्क्रमणीय अवयव की परिभाषा को देखा। देखिए अब हम एक प्रमेय को सिद्ध करेंगे। किसी वर्ग अवयव का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है। अद्वितीय होता है मतलब कि केवल एक हो सकता है, दो नहीं हो सकता है, केवल और केवल एक ही होगा, जबकि उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व होना चाहिए। माने उसका ए इनवर्स अगर निकल सकता है तो हम कह सकते हैं कि किसी वर्गाकार अवयव का व्युत्क्रम जो होता है अद्वितीय होता है। इसका जो हम प्रमाण लेते हैं, माने उत्पत्ति कर देते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें करना क्या होगा। इसमें हम पहले ये मानेंगे कि मान लीजिए कि कोई एक वर्गाकार अवयव ए है, तो क्योंकि इसका ए इनवर्स माने इसका जो व्युत्क्रम होगा एक होगा, तो हम ये मानेंगे कि ए के व्युत्क्रम दो हैं, दो अवयव हैं। पहला अवयव मान लेते हैं बी, दूसरा अवयव मान लेते हैं सी। ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए। हम ये मानेंगे कि ए का व्युत्क्रम दो लोग हैं, बी और सी, और लास्ट में ये दिखा देंगे कि बी और सी क्या है, बराबर। यदि बी और सी बराबर, इसका मतलब बी और सी अलग अलग नहीं है, बल्कि क्या है, एक ही है। बी और सी क्या है, एक ही है। इसका मतलब हो गया क्या कि उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, अद्वितीय हो जाएगा। ठीक है, आइए कर देते हैं। माना ए के दो व्युत्क्रम बी व सी हैं। ए के दो व्युत्क्रम बी व सी, तो इसलिए चूंकि ए का व्युत्क्रम बी है, इसलिए ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार ए का व्युत्क्रम कौन है, सी भी है, इसलिए ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आइडेंटिटी हो गया। ये मैट्रिक्स नंबर 2, इक्वेशन 2 हो गया। अब हम ये लिखते हैं कि B इज इक्वल टू बी इंटू आई। तो किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का गुणा करने पर पुनः वही मैट्रिक्स आ जाती है। इस गुण के हिसाब से ये हो गया। अब ये ध्यान से देखेंगे कि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जगह मान रखेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी आई इसके जगह हम मान रख लेते हैं बी, और इसके जगह हम मान रख लेते कुछ भी ए सी रख देते हैं। आई ए सी के भी बराबर, आई सी ए के बराबर है, किसी के बराबर हो सकता है। तो मैं आई को ए सी की जगह लिखता हूं, माने इस आई की जगह ए सी लिखवा दे रहा हूं। देखिए यहां पर लिख दूंगा ए सी, और मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं कि बी ए इंटू सी। अब हम समीकरण नंबर 1 में देखें कि बी ए किसके बराबर है, आई के बराबर है। तो बी ए की जगह क्या लिख देंगे, आई इंटू सी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी अन्य मैट्रिक्स में गुणा होगा तो वह पुनः वही मैट्रिक्स आ जाएगा सी। तो आपने क्या देखा, बी और सी, इसलिए क्या हो गया, बी इज इक्वल टू सी, बी इक्वल टू सी। अतः वर्गाकार अवयव ए के लिए जो मैंने बी और सी दो अलग अलग मैट्रिक्स मान रखा था, वह दो मैट्रिक्स ना होके बल्कि क्या है, एक ही मैट्रिक्स है। इससे यह सिद्ध हो जाता है किसी वर्गाकार अवयव ए का जो व्युत्क्रम होता है वह केवल और केवल एक ही अवयव होता है। आइए एक प्रमेय और देखते हैं। यदि कैपिटल ए और बी दो व्युत्क्रमणीय अवयव हों तो ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू
ए इनवर्स होता है। इसका हम लोग प्रमाण देखेंगे या उपपत्ति। देखिए जाए, पहले हम एक गुण को आपको बता देते हैं कि जैसे A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका मतलब A का व्युत्क्रम कौन है? A इनवर्स, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि A इनवर्स का व्युत्क्रम A है। माने किसी मैट्रिक्स के उसकी इनवर्स मैट्रिक्स से गुणा कर देने पर क्या प्राप्त होता है? आइडेंटिटी प्राप्त होता है। हम इसी गुणधर्म का यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं ए बी इंटू ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। मान लीजिए कैपिटल एक्स है ये, तब हो जाएगा एक्स का इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। कोई बड़ी बात नहीं, अभी बताया। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आइडेंटिटी होगा ही होगा। कैसे? व्युत्क्रम की परिभाषा से। अच्छा, अब हम दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करते हैं। दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करते हैं। देखिए ए इनवर्स ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी। तो अब क्या होगा, इस ब्रैकेट को ओपन कर माने ए इनवर्स इंटू ए कर दिया मैंने, इंटू बी हो गया, और ये हो गया ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स में जब आई का गुणा करेंगे तो कैसे हुआ? ए इनवर्स आ जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी गुणा कर देने पर पुनः वो मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। तो अभी फिर मतलब व्युत्क्रम आव्यूह परिभाषा से ये फिर आइडेंटिटी बन जाएगा। आइडेंटिटी इंटू बी इंटू ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए का इनवर्स। अब आइडेंटिटी इंटू कोई मैट्रिक्स, फिर से ये बी हो जाएगा। बी ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब हम अब इसमें समीकरण में क्या करेंगे? बी इनवर्स का गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में बी इनवर्स का गुणा कर देते हैं। देखिए बी इनवर्स इंटू बी, और ये हो जाएगा ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी इनवर्स इंटू बी, ये फिर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा ए बी इनवर्स इज इक्वल टू, ये आ गया क्या? बी इनवर्स ए इनवर्स। फिर से वही प्रॉपर्टी लग जाएगी कि आइडेंटिटी का किसी मैट्रिक्स में गुणा होगा तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ये आ जाएगा ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। इस प्रकार से आपने देखा यह प्रूफ हो गया। इसमें बार बार यह प्रयोग हुआ है। जैसे ए इनवर्स इंटू ए तो उसको आइडेंटिटी लिख देंगे, और कहीं आया, यहाँ आया बी इनवर्स इंटू बी तो उसको आइडेंटिटी लिख देंगे। ए इनवर्स में आइडेंटिटी का गुणा हो, चाहे ए में आइडेंटिटी का गुणा हो, आएगा उतना ही। ए अगर ए इनवर्स में गुणा हो रहा है आई का तो ए इनवर्स आएगा। ए में आई का गुणा हो रहा है तो ए आ जाएगा। इस तरह से हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय को आपको बताया। अब जो है अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा किसी आव्यूह का ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है, उसे निकालने का तरीका बताया जाएगा, और प्रारंभिक संक्रियाओं में किन किन बातों का ध्यान रख के रूपांतरण किया जाता है उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।